मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं प्रियंका रोएला आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बच्चे हैं उनका आज हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 3 का। आज हम चैप्टर नंबर 3। तो यूनिट 3 में आपके 3 चैप्टर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर प्रधानमंत्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड संसद हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड चैप्टर न्यायपालिका को कंप्लीट करेंगे। न्यायपालिका अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, तो एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स में ये पूरा अच्छे से डिटेलिंग में हम पूरा समझेंगे अच्छे से। और जितने भी इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उनको आप अच्छे से आंसर करने के फॉर्म में होंगे फिर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पहले के पूर्व वर्षों में आपके आ चुके हैं एग्जाम्स में। जैसे न्यायिक सक्रियता के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि न्यायपालिका की क्या भूमिका रही। साथ ही साथ भारत में न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की समीक्षा कीजिए और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पे न्यायपालिका की शक्ति के बारे में पूछा गया है या फिर न्यायिक समीक्षा के बारे में पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आंसर अच्छे से बन सकते हैं, जितना भी कंटेंट हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशरी कहते हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की रही है, ठीक है। तो भारत में हमने कैसी शासन व्यवस्था है, हमारे भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसके कारण शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया है और उनके आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का होना भी काफ़ी अनिवार्य है। तो हमारे संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य किया गया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी चीज़ को लेके, किसी पक्ष को लेके कभी कभी विवाद भी उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है। उन झगड़ों को निपटाने के लिए संविधान ने न्यायपालिका का गठन किया है। संविधान में न्यायपालिका की व्याख्या की गई है कि न्यायपालिका क्या होगी। ऐसा तंत्र होगा, ऐसा अंग होगा शासन का जो न्याय देने का कार्य करेगा। और जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार या किसी एक राज्य का दूसरे राज्य के मध्य कोई झगड़ा होगा तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। संविधान तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हमारे संविधान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं और हमारे जो मौलिक अधिकार नागरिकों को जो दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए भी कौन उत्तरदायी है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका ही हमने शुरू के जो चैप्टर्स पढ़े थे मौलिक अधिकारों को काफ़ी हमने डिटेल से समझा था और हमने देखा था कि आर्टिकल 32 में हमने क्या देखा था कि मौलिक अधिकारों से जुड़ी जितनी भी संरक्षा की बात की जाती है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। उसमें हमने रिटों के बारे में बात की थी कि कुछ रिटें ऐसी होती हैं जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती हैं जब किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका आवश्यक है। यह सरकार का तीसरा अंग है और इसके आधारभूत कार्यों में व्यवस्थापिका मतलब कि संसद द्वारा निर्मित जितने भी कानून होते हैं और कार्यपालिका के द्वारा जिन कानूनों को संसद बनाती है उनको लागू करने का काम कौन करता है? कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो हमारे संविधान के लिए, नागरिकों के लिए सही नहीं है, तो उनमें अगर समाज में न्याय की बात की जाएगी तो वो काम कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी कि उस कानून को देखेगी कि उसमें क्या गलती है, क्या सुधार उसमें किए जा सकते हैं, नागरिकों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यही न्यायपालिका का मुख्य कार्य है, न्याय देना। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था कैसी है? एकीकृत है और इसमें सबसे सर्वोच्च पे जो है वो कौन है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, या हम कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय है, या फिर हम उसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। उसके अधीन राज्यों में आपने देखा होगा कि उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है जो सुप्रीम कोर्ट्स के अंडर आते हैं और हर राज्य में अपना उस राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है जिन्हें हम हाई कोर्ट्स कहते हैं। और साथ ही साथ जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो वहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए हैं जिनमें आपके जिला न्यायालय भी शामिल है, ठीक है। तो भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है, हमारी जो स्ट्रक्चर है न्यायपालिका का, वो ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश
जैसे देश में है वैसा ही हमने उसको एज इट इज़ लिया है। लेकिन अगर हम शक्तियों की बात करें न्यायपालिका की, तो वो कैसी है, जैसे अमेरिकी देश में है, ठीक है। अमेरिका के संविधान में जितने पावरफुल बनाया गया है न्यायपालिका को, एज इट इज़ हमने भी अपनी न्यायपालिका को उतनी स्वतंत्रता दी है कि जिससे वो निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। लेकिन अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना कैसी है, ब्रिटिश संविधान में जैसी संरचना न्यायपालिका की दी गई है कि जैसे उसे 3 स्तरों पे देखा गया है, ठीक है, कि सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट होगा और उसके नीचे आपके लोअर कोर्ट्स होंगे, ठीक है। इस प्रकार की संरचना जैसे ब्रिटेन में है वैसे ही हमने अपनाई है। अब हम हमारा जो ये न्यायपालिका का ढांचा है, इसमें जो सर्वोच्च शिखर पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद हम हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे और फिर हम लोअर कोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो आपका उच्चतम न्यायालय है, ये संविधान के भाग 5 में इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 124 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो आपको अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक संविधान में लिखी हुई है कि न्यायालय कैसे बनाया जाएगा, वहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कितने टाइम तक वो अपने पद पे कार्य करेंगे, कितनी उसको स्वतंत्रता दी जाएगी, क्या उसके अधिकार क्षेत्र होंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे फील्ड्स होंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगा, क्या उसकी पावर्स होंगी और किस प्रकार से कार्यों को किया जाएगा। ये सब आपका भाग 5 में वर्णित किया गया है संविधान के अंदर। संविधान की जो अंतिम व्याख्या है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो जो आपके बाकी के हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट है, इनको ये शक्ति प्रदान नहीं है कि वो जो आपका संविधान है उसकी व्याख्या कर सके या बता सके कि संविधान में अगर कोई बात लिखी है तो उसके मायने क्या है। ये सिर्फ अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। एक आपके ऐतिहासिक लेखक है ग्रेविन ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को अल्पसंख्यकों और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः उसे सामाजिक क्रांति के संरक्षक का भार दिया गया है। तो ये उनका एक कोटेशन है ग्रेविन ऑस्टिन का। वो कहते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ही ये काम सौंपा गया है कि वो क्या करे, समाज में न्याय की स्थापना करे और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक लोग हैं देश में और जो नागरिक हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं उनका क्या करे, उनकी रक्षा का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। और इस कार्य को करके उसने क्या कर दिया है, समाज में एक क्रांति ला दी है। क्योंकि कोई भी नागरिक तभी अपने अधिकारों का प्रयोग अच्छे से कर सकता है जब उसको पता हो कि अगर हम उस अधिकार को यूज़ करेंगे और अगर उसको किसी तरीके से हानि पहुंचेगी तो हम उसके एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका एक अधिकार है, आर्टिकल जो आपका 19 है, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है, मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जाती है। और जब हम देखते हैं कि अगर सेंसरशिप लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर आपातकाल के दौरान, लेकिन अगर आपातकाल नहीं है देश में और किसी भी मीडिया वाले को कोई बात छापने के लिए किसी प्रकार की जो गलत है देश में हो रही है उसको रोका जाता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है कि हमारे साथ ये गलत कार्य हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उनकी रक्षा के लिए क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय अपने पास जितने भी कार्य होंगे उनको बुलवाएगा और साथ ही साथ जो भी उनसे जुड़े हुए लोग होंगे उनको समन भेजा जाएगा न्यायालय के द्वारा, उनको अपने पास बुला के उनसे क्वेश्चंस भी किए जाएंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जितना हो सकेगा दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। अगर उससे जुड़े हुए लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंड भी दिया जाएगा और समाज में क्या करेगा, वो न्याय को स्थापना करने का काम करेगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अब हम जानेंगे जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कैसे बना है, उसका गठन कैसे होता है। तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 34 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें से एक आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हेड होते हैं, और बाकी जो 33 न्यायाधीश हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं। एक पूरी की पूरी बेंच होती है न्यायाधीशों की जो न्याय देने का कार्य करती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 में एक विधेयक आया था, मतलब कानून आया था, जिसमें आपके 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई थी। पहले हमारे जो न्यायाधीश हैं वो 31 थे, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन 2019 में एक विधेयक पास किया गया और उसके अंतर्गत 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई बेंच में, और अब संख्या जो है वो बढ़कर 34 हो गई है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट किए जाते हैं न्याय प्रणाली के कार्य को लेकर। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है, मतलब जब संविधान हमारा बना था
और उस टाइम जब न्यायालय की स्थापना हुई, जबकि न्यायालय की जो आपकी स्थापना है वो पहले ही हो चुकी थी, बहुत पहले, संविधान बनने से बहुत पहले। जब आप देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट था अंग्रेज़ों के टाइम का, उसमें भी उससे पहले भी सर्वोच्च न्यायालय थे हमारे देश में, और एक उसमें कॉन्सेप्ट था प्रीवी काउंसिल का। ठीक है, प्रीवी काउंसिल आपने पढ़ा होगा 11th में। तो उसमें वो क्या करती थी, न्याय देने का काम करती थी। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रीवी काउंसिल को स्थानांतरण कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि प्रीवी काउंसिल की जगह हमने किसको रख दिया है, अब अपने सुप्रीम कोर्ट को रख दिया है, जो अब क्या करता है, जस्टिस देने का कार्य करता है, न्याय देने का कार्य करता है। बस ये है कि प्रीवी काउंसिल के अंतर्गत पहले सारे ही क्षेत्र आते थे, हमने उनको क्या कर दिया है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में उनको बांट दिया है। ठीक है, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद न्यायालयों की स्थापना की गई अलग अलग, तो उस टाइम शुरुआत में संख्या जो थी न्यायाधीशों की वो 8 न्यायाधीश होते थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जैसे जैसे ज़रूरत महसूस की गई, वैसे वैसे कानून पास किए गए और न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई, क्योंकि कार्यभार क्या हुआ, बढ़ता चला गया न्यायालय का। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, संसद के पास ये राइट है कि वो न्यायालय में ये देखे कि न्यायाधीशों की संख्या को घटाना है या बढ़ाना है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का जो वर्डिक्ट है या सुनवाई है उसमें दखल नहीं कर सकता है संसद न्यायालय की। न्यायालय अपने कार्य के क्षेत्र में बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र है, वो बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ काम कर सकती है। संविधान में ये उल्लेखित है कि किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा न्यायालय के ऊपर कि आप अपने जो फैसले दे रहे हैं उसके ऊपर आप चेंजेस कीजिए। संविधान के अंदर किसी को भी ये राइट नहीं दिया गया है, इनफैक्ट संसद को भी ये राइट नहीं है कि वो उच्चतम न्यायालय को निर्देश दे कि वो कार्य को किस प्रकार करे। उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीश हमारे 34 अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और हमने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसके द्वारा कार्य करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं। और प्रधानमंत्री किसके द्वारा काम करते हैं, मंत्री परिषद के द्वारा काम करते हैं। तो मंत्री परिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा आदेशित राष्ट्रपति जिनको उचित मानेंगे उनको क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश बना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, जब एक बार मुख्य न्यायाधीश चुन लिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो फिर क्या होता है कि उन जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह बताते हैं, जैसे कि हमने प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब दल में से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना लिया जाता है तो प्रधानमंत्री से परामर्श या सलाह ली जाती है कि हम किस व्यक्ति को किस मंत्री पद पे रखें। ऐसे ही जब राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश चुन लिए जाते हैं तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करके ही जो बाकी के 33 आपके न्यायाधीश होते हैं उनको चुना जाता है। ठीक है, और इस विषय में एक आपका और है, ये है आपकी कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत ये एक तरीके की ऐसे कह सकते हैं आप ग्रुप होता है 4 न्यायाधीशों का, जिसमें आपके एक तो जो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और साथ ही साथ 4 वरिष्ठ मतलब कि काफ़ी अनुभवी न्यायाधीशों को भी उसमें रखा जाता है। ये 5 लोगों की बेंच मिलके क्या बनाती है, कॉलेजियम प्रणाली बनाती है और ये लोग ही उन लोगों को नॉमिनेट करते हैं जिनको न्यायाधीश बनना होता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे फर्स्ट क्या अर्हता चाहिए, मतलब योग्यता है, क्या ज़रूरत है, एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए। सबसे फर्स्ट तो हम देखते हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वो व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय में मतलब किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में या फिर किसी भी अन्य न्यायालय में मतलब अधीनस्थ न्यायालय जो आपके होते हैं उनमें 10 वर्षों तक वह वकील का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। या फिर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के विचार में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास क्या है, विवेकाधिकार है, वो उनकी एक पावर है कि जिसको वो सही माने, एक सम्मानित न्यायविद माने, उनको भी वे क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश बना सकते हैं। राष्ट्रपति को इस कार्य के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि किसी भी प्रकार का जो पक्ष और विपक्ष वाले सवाल हैं वो सामने ना आए।
या फिर कह सकते हैं कि न्यायालय में एक स्वतंत्रता बनी रहे और किसी भी प्रकार के ये बात ना उठे कि जो सरकार है वो अपने पक्ष में कार्य कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी दल से संबंधित नहीं होते हैं। राष्ट्रपति कौन होते हैं? हमारे संविधान से संबंधित है, एक निष्पक्ष पद होता है राष्ट्रपति का, वो किसी भी दल से नहीं आते हैं और वो क्या करते हैं? निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति को ये दायित्व सौंपा गया है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और जिस व्यक्ति को वो योग्य मानते हैं उन्हीं को न्यायाधीश बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि जो अगर किसी न्यायाधीश ने कोई गलत कार्य करा है और उनको पद से हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। वैसे तो जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर जो उनकी एज है, अगर जब तक 65 नहीं हो जाती, 65 वर्ष की उम्र तक कोई भी न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि वो अपने रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंच जाता, मतलब 65 की एज तक नहीं पहुंच जाता। और अगर कोई न्यायाधीश उससे पहले अपने पद को छोड़ना चाहे, अपनी पोस्ट को छोड़ना चाहे, तो वो ये भी कर सकता है, वो लिख के अपना जो इस्तीफा है वो दे सकते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन अगर हम देखें कि अपने पद पे बने रहते हुए कोई न्यायाधीश अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में दी गई है। तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। और संविधान में न्यायाधीश को हटाने के लिए सिर्फ 2 आधार दिए गए हैं कि ये 2 ही बेस ऐसे हैं जिनके आधार पर किसी न्यायाधीश को गलत माना जाएगा और उसको हटाया जाएगा। सबसे फर्स्ट है आपका कदाचार साबित होना, मतलब अगर किसी ने कोई गलत कार्य किया हो, किसी भी न्यायाधीश ने कोई गलत कार्य किया हो या फिर उसमें कोई अयोग्यता निकली है, मतलब जो हमने योग्यताएं पीछे देखी थी कि वो या तो 10 साल तक वकील होना चाहिए या फिर 5 साल तक किसी भी कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। अगर उनमें से कोई हम ये पता चलता है बाद में कि उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं थी, ये सब क्वालिफाई नहीं किया हुआ था उसने, तो ऐसी दशा में हम उसको न्यायाधीश के पद से हटा सकते हैं। या फिर कदाचार की स्थिति में ही हम किसी न्यायाधीश को हटा सकते हैं कि उसने कोई गलत कार्य किया हो या कोई गलत वर्डिक्ट दिया हो, किसी मतलब अगर कोई साबित हो जाता है जैसे कि रिश्वत वगैरह के केस में या फिर कुछ भी, तो वो सब कदाचार के अंतर्गत आता है। ऐसा अगर कोई आरोप सिद्ध हो जाता है किसी न्यायाधीश के ऊपर तो उसको भी उसके उस दशा में उसके पद से हटाया जा सकता है। अब जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है ये भी आपके संसद में ही चलती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, साथ साथ जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हमने संसद वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी विधेयक को, किसी प्रस्ताव को हमें कानून बनाना है तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होता था? हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को उस स्थिति में रखा जाता था कि इन सब के आगे से जब ये चीज़ गुजर जाएगी, चर्चा हो जाएगी, सब पास हो जाएगा, तभी कोई विधेयक कानून बनेगा। ऐसे ही जब न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की बात आती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों उसमें रोल निभाते हैं उनको, और सब जो प्रस्ताव पास किया जाता है इन सब के द्वारा, तब जाके किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया लोकसभा व राज्यसभा किसी में भी शुरू की जा सकती है। मतलब जैसे हमने देखा था कि कोई विधेयक ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में रखे जा सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने का अगर मामला आता है तो हम लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी कार्रवाई को शुरू कर सकते हैं। अगर हम माने कि लोकसभा में हमने पहले रख दिया विधेयक किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि एक निष्कासन प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर जो लोकसभा के अंतर्गत 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और तब वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके पास उसको भेजा जाता है। मतलब मानो कि कोई न्यायाधीश है, उसने कोई गलत कार्य किया है, तो क्या करेगी लोकसभा के द्वारा एक व्यक्ति द्वारा एक निष्कासन प्रस्ताव बनाया जाएगा, उस पर 100 सदस्यों के साइन करवाए जाएंगे और उसके बाद उस फाइल को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उसको सही मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 3 लोग होंगे। और वो 3 लोग कौन होंगे? एक तो होंगे आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें होंगे, दूसरा जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगी उसका कोई अन्य न्यायाधीश, मतलब हमने देखा था ना 34 होते हैं, तो एक तो हो गए आपके मुख्य न्यायाधीश, वो होंगे उस समिति में, और जो बाकी आपके 33 बचे हैं उनमें से एक न्यायाधीश रखा जाएगा। और साथ ही साथ आपके एक हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको रखा जाएगा, और साथ ही साथ एक जो
मतलब काफ़ी अनुभवी न्यायाधीश होंगे उनको रखा जाएगा। तो इस प्रकार से 3 सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है और इन 3 लोगों के ग्रुप को समिति गठित की जाती है जो इसकी जांच करती है उस फाइल की, कि जो भी उसमें लिखा हुआ है उस न्यायाधीश को लेके कि ये उसने गलत कार्य किया है, कि क्या वो सच में ऐसा हुआ है या ऐसा उसने कार्य किया है। तो अगर वो सही निकलते हैं वो सारी बातें जो भी उस फाइल में लिखी हुई हैं, तो क्या होता है कि उसको आगे राज्यसभा में भेजा जाएगा और राज्यसभा में उस पर चर्चा की जाएगी। और जब राज्यसभा में वो विशेष बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से जो निष्कासन प्रस्ताव है आपका विशेष बहुमत से पास किया जाता है। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है लोकसभा या राज्यसभा में, तो वहाँ पे गण पूर्ति मतलब कोरम आवश्यक होता है, जिसमें आपके 10% लोग ज़रूरी होते हैं, तभी सदन की कार्यवाही चलती है। ऐसे ही जब निष्कासन प्रस्ताव रखा जाता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको विशेष बहुमत से पास किया जाता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने भी सदस्य टोटल हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसका 2/3 लोग उसमें मतलब कि पक्ष में होने चाहिए उस बहुमत के या उस प्रस्ताव के जिसको लोकसभा या राज्यसभा में रखा गया है, तभी उस प्रस्ताव को पास माना जाएगा जब उस पर 2/3 लोग अपनी अनुमति या सहमति दे देंगे। तो विशेष बहुमत से राज्यसभा में उसको पास किया जाएगा और उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे, अंत में आदेश जारी करेंगे कि ये जो न्यायाधीश है ये इस आरोप में संलिप्त पाया गया और उनको पद से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये होती है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ये तो हमने जाना लोकसभा के बारे में। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि अगर राज्यसभा में ये पहले काम शुरू होता है, न्यायाधीश को हटाने की फाइल पहले अगर राज्यसभा में जाती है, तो यही निष्कासन प्रस्ताव पहले राज्यसभा में रखा जाएगा। जहाँ लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, वहीं अगर राज्यसभा में शुरुआत की जाती है तो वहाँ पे 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। उसके बाद जैसे लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, ऐसी राज्यसभा में किसके पास भेजा जाएगा, राज्यसभा के सभापति के पास भेजा जाएगा। किसके पास, सभापति। और सभापति कौन होते हैं हमारे राज्यसभा के, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको ही सभापति के रूप में कार्य दिया गया है राज्यसभा का। तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे राज्यसभा में। उसके बाद उसको सभापति के पास भेजा जाएगा और सभापति जब उसको पास कर देंगे, सही मानेंगे, तो फिर 3 सदस्यों की एक समिति बनाएंगे जो इसकी जांच करेगी कि ये फाइल सही है या नहीं है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश को रखा जाएगा, साथ ही साथ एक अनुभवी न्यायाधीश को रखा जाएगा। और जब उनके द्वारा इस फाइल की पूरी जांच हो जाएगी, अगर वो उसको सही मानते हैं तो वो अगले सदन में इसको भेज देंगे। मतलब राज्यसभा में शुरू हुआ था तो लोकसभा में भेज देंगे और लोकसभा में शुरू हुआ था तो राज्यसभा में भेज देंगे। तो राज्यसभा की बात अभी हम कर रहे हैं तो इसको लोकसभा में भेजा जाएगा और जब लोकसभा में सारी चर्चा हो जाएगी और विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो इसको आगे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके आदेश जारी करेंगे कि इस न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसके अंतर्गत कितने फील्ड्स आते हैं, कितने क्षेत्राधिकार जो हैं उच्चतम न्यायालय को दिए गए हैं कार्य करने के लिए। तो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उसको कार्य और उत्तरदायित्व संविधान के द्वारा दिए गए हैं और उच्चतम न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो काफ़ी व्यापक हैं, काफ़ी विस्तृत हैं। उसके क्षेत्राधिकारों का जो उल्लेख है वो भी संविधान के अंतर्गत किया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा वो किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकेगा। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही संविधान और जो भारत के नागरिकों के अधिकारों की जो व्याख्या है और रक्षा है वो भी किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो ये वो सारे आपके क्षेत्राधिकार हैं जिनमें जो सुप्रीम कोर्ट है आपका कार्य करता है। जैसा कि कुछ मूल क्षेत्राधिकार हैं, कुछ अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं और अपीलीय क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत 4 क्षेत्र और आते हैं। इसके बाद आपके सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं, इसके बाद आपके अंतर्निहित आते हैं, कुछ समीक्षाएं, न्यायिक समीक्षा, PIL, ये सारे आपके समीक्षात्मक क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आते हैं। कुछ विशेष क्षेत्राधिकार भी हैं उच्चतम न्यायालय के, साथ साथ रिट क्षेत्राधिकार है। इन रिट क्षेत्राधिकारों में वो रिटें आती हैं जो मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में जारी की जाती हैं। ठीक है, आइए इनको आप डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है आपका
मूल क्षेत्राधिकार, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। तो आपका आर्टिकल 131 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार को रखा गया है और इसमें ऐसे मामले आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिन पर सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। हाई कोर्ट या फिर जो आपके लोअर कोर्ट्स होते हैं वो उन मामलों में या उन केसेस में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस जिन पर वर्डिक्ट देने का, सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ऐसे अधिकार किस में आते हैं? मूल क्षेत्राधिकारों में आते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये है आपका। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे दो राज्य हैं, जैसे मानो कि दिल्ली और आपका पास में हो गया पंजाब। तो पंजाब और दिल्ली में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ को लेके इन दोनों राज्यों के बीच में, तो इसमें सुनवाई करने का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। या फिर अगर हम यहाँ पे एक और ऐड कर लें यूके को, मतलब उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो अभी सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि वो उन पर सुनवाई करेगा उनके केसेस पे। तो एक दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इन सब पे सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, ना कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। इन केसेस को हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में नहीं लेके जा सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इन पे सुनवाई करेगा। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकारों में ये आते हैं आपके। नेक्स्ट आता है आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो आर्टिकल 132 132 और आर्टिकल 133 133 के अंतर्गत आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, जिसके अंतर्गत आपके 4 क्षेत्र आते हैं। तो ये आपके वो 4 क्षेत्र हैं जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे संवैधानिक मामले, दीवानी नागरिक मामले या फिर आपराधिक मामले या विशेष अनुमति। तो आर्टिकल 132 और 133 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार को रखा गया है। इसके अंतर्गत वो केसेस आते हैं या वो मामले आते हैं, जैसे मानिए कि हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने किसी केस में कोई सुनवाई दी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो हाई कोर्ट ने सुनवाई दी है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इसके विरुद्ध अपनी सुनवाई दे सकता है उस केस पे। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय होगा वो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाने का अधिकार रखता है, इसके निर्णय को काट सकता है, हाई कोर्ट के निर्णय को काट के वो अपनी सुनवाई दे सकता है उस केस पे और वही सही मानी जाएगी, क्योंकि जो सर्वोच्च है वो कौन है? हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट जिन्हें सही मानकर हाई कोर्ट्स के पास से अपने पास मंगवा सकता है और उन पर क्या दे सकता है? निर्णय दे सकता है अपने। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहले आते हैं आपके संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले ऐसे मामले होते हैं जो संविधान से जुड़े हुए हों। मानिए कि कोई केस ऐसा आता है जिसमें संविधान की व्याख्या कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई बच्चा है जो 13 साल का है और उसको किसी कारखाने में काम पे लगाया गया था, ऐसे कारखाने में जो जोखिम भरा है। मानिए कि उसे किसी कोयले की खदान में उसको काम पे लगाया हुआ था किसी बच्चे को, तो वो क्या है? एक गैर कानूनी कार्य है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र का है उसको किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। तो ये क्या हो गया? संविधान के विरुद्ध हो गया ये कार्य। तो इसमें क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपील की हाई कोर्ट में जाके कि एक बच्चा है उसके द्वारा ऐसे ऐसे काम किया जा रहा है, आप इस पे निर्णय लीजिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत था और उन्होंने उसको सिर्फ एक तरीके से चेतावनी दे के छोड़ दिया उस व्यक्ति को जहाँ पर वो बच्चा काम कर रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उस व्यक्ति ने अपील की कि मैंने हाई कोर्ट में इस कार्य के लिए अपील की थी और उन्होंने ऐसा सुनवाई दी है कि उन्होंने सिर्फ उनको चेतावनी दे के छोड़ दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उस मामले को अपने पास बुलवाएगा, उसकी सारी जांच करेगा और उस व्यक्ति को जिसने ये कार्य किया है उसको दंड देगा, उस पर जुर्माना लगाएगा और सही कार्रवाई करेगा। तो वो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उसको बदलने की पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे फर्स्ट आपका होता है संवैधानिक मामला। तो संविधान से जुड़ा हुआ ये जो मामला है इस पे वो अपना निर्णय दे सकता है हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर। सेकंड आता है आपका दीवानी नागरिक मामले। नेक्स्ट आते हैं आपके दीवानी नागरिक मामले। जो आर्टिकल आपका 133 है इसके अंतर्गत दीवानी नागरिक मामलों को रखा गया है। मतलब ऐसे मामले जो पैसों से रिलेटेड हो। तो पैसों से रिलेटेड अगर कोई भी जैसे कंपनी है और उसने कोई घोटाला किया है पैसों को लेके,
तो जो व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है या जिस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करके उस कंपनी ने कार्य किया होगा, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में जाकर कि मेरे साथ ये गलती हुई है और इसमें आप अपना सुनवाई दीजिए और न्याय कीजिए। तो हाई कोर्ट उस पर सुनवाई देता है, लेकिन उस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती है कि जो न्याय हाई कोर्ट ने मुझे दिया उसमें वो ठीक नहीं था, उसको कहीं ना कहीं अभी लगता है कि और इसमें सही होना चाहिए था। तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा से अपील कर सकता है, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट खुद देखता है कि ये चीज़ गलत हुई है जो हुई है, तो वो भी अपने पास उस केस को मंगवा सकता है। या फिर हाई कोर्ट देखे कि इस मामले को ज़्यादा गंभीर है, ये मामला मेरे से नहीं संभलेगा, तो वो जो हाई कोर्ट होता है वो क्या करता है, एक प्रमाण पत्र जारी करता है और उस व्यक्ति को देता है कि ये प्रमाण पत्र लेके जाइए आप सुप्रीम कोर्ट में और जाके अपने मामले की सुनवाई करवाइए। तो पैसों से जुड़ा हुआ जितना भी मामला होगा वो दीवानी नागरिक मामले सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका आपराधिक मामले। तो आर्टिकल 134 के अंतर्गत आपराधिक मामलों को रखा गया है, और ये ऐसे मामले होते हैं जिनके अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य किया गया है जिसमें बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। माने कि कोई व्यक्ति है और उसने आपराधिक मामलों के अंतर्गत अपील की हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट क्या करता है कि उस पर सुनवाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति ने कार्य किया था उसके लिए दंड तो देना था कुछ और, या तो जुर्माना लगाना था या फिर जेल की सज़ा देनी थी उसको, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या कर दिया हो, उसको मृत्यु दंड दे दिया हो। ठीक है, उस कार्य के लिए उसे मृत्यु दंड प्रभावी कर दिया उसके ऊपर कि इस व्यक्ति को इस कार्य को करने के लिए क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा कि दोबारा से अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज़ के लिए कि इस कार्य के लिए मुझे जो मैंने गुनाह किया है उसके लिए मृत्युदंड आवश्यक नहीं है और हाई कोर्ट ने मुझे मृत्युदंड सुनाया है, तो उसके लिए अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, या फिर जो आपके लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें अगर हाई कोर्ट देखता है कि कोई भी मामला है ऐसा जो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, बहुत लंबा चलता चला आ रहा है कोई केस, तो उसको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। और अगर वो देखता है कि ये मामला ऐसा है जो बहुत गंभीर है जिसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास हस्तांतरित कर देगा। या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद देखता है कि हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई मामला है जिसको मेरे पास होना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। तो आपराधिक मामलों में ऐसे मामले आते हैं जिनमें सज़ा तो कुछ और देनी थी लेकिन दे दिया मृत्युदंड, तो उसके लिए अपील की जा सकती है आपके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विशेष अनुमति। ये कोई अपील तो नहीं है, ये बाकी जो आपके संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामले हैं इनमें अपील की जाती है, लेकिन जो ये विशेष अनुमति है ये क्या है, जैसे राष्ट्रपति के पास विवेकानुसार अपनी शक्ति होती है, ऐसी जो आपका उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके पास भी अपनी क्या है, विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई मामला किसी लोअर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस पर किसी ने अपनी सुनवाई की है, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है अपने विवेकाधिकार की, अपनी सोच समझ की, कि उसके ऊपर जो भी आदेश, निर्णय, निर्देश या फिर कोई अवधारणा या निर्णय या कोई सज़ा लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई की गई है उस मामले पे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है आपका वो उसके विरुद्ध अपील करवा सकता है, मतलब इजाज़त दे सकता है, किसी व्यक्ति को परमिशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी मामले पे सुनवाई दी थी तो उसके विरुद्ध आप अपील कर सकते हो मेरे पास। ठीक है, तो इसके लिए परमिशन देता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पहले उस चीज़ को वहाँ पे रखना पड़ता है उस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है और अगर वो सही मानता है उस चीज़ को तो वो क्या करेगा, परमिशन देगा उस व्यक्ति को कि आपने जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना मामला रखा था उसके विरुद्ध अपील करने की मैं इजाज़त देता हूँ। ठीक है, अब हमने देख लिया कि अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो 4 क्षेत्र दिए गए थे उनमें क्या क्या था। नेक्स्ट आता है आपका सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत इसको रखा गया है, और अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी मामले पर जिसको वो सही माने, संविधान से जुड़ा हुआ हो या किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ मामला हो, और राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश ने जो सलाह दी है वो उसको माने ही, और ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी है कि राष्ट्रपति ने अगर सलाह मांगी है तो वो दे ही।
सुप्रीम कोर्ट का ये खुद का निर्णय होगा कि वो उस पर सलाह देना चाहे या ना देना चाहे, और राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार है कि वो उस सलाह को माने या फिर ना माने। ठीक है, तो ये आते हैं आपके सलाहकार अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के। नेक्स्ट आते हैं आपके अंतर्निहित क्षेत्र अधिकार। इसके अंतर्गत वो मामले आते हैं जिस पर उच्च न्यायालय ने, मतलब कि हाई कोर्ट ने कोई सुनवाई की हो और उसको अगर सुप्रीम कोर्ट सही नहीं मानता है तो वो भी उस मामले पे सुनवाई दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी उसको सही माना जाएगा। उस अंतिम जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट का ही सही माना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका समीक्षात्मक क्षेत्र अधिकार। तो जो आपका समीक्षात्मक क्षेत्र अधिकार है ये आता है आपके आर्टिकल 137 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 137 में कहा गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा उसको समीक्षात्मक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये पावर दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कोई सुनवाई देता है तो उसको ये अधिकार होगा कि वो अपनी सुनवाई को चेंज कर सके, अपने निर्णय को चेंज कर सके, और जो निर्णय चेंज किया जाएगा उसको ही सही माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा था कि जो हमने शुरू के चैप्टर पढ़े थे उनमें हमने देखा था केशवानंद भारतीवाद। एक केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ था कि एक मामला आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। तो केशवानंद भारतीवाद में ये वर्डिक्ट दिया गया था, ये सुनवाई की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन बाद में क्या कहा कि भाग नहीं है। और जब तीसरा वर्डिक्ट, इस पर तीसरी सुनवाई की गई तो उसमें कहा गया कि हाँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो क्या किया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को चेंज किया यहाँ पे, और लास्ट में जो निर्णय लिया गया उसको ही सही माना गया। तो ये आता है आपके समीक्षात्मक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने निर्णयों को बदल सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई निर्णय या आदेश दिया गया है तो उसको ये पावर है कि वो अपने निर्णयों को दोबारा जांच कर सके और देख सके कि जो निर्णय दिया गया था पहले क्या वो सही है या नहीं, और क्या निर्णय को चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। और अगर वो चेंज करता है तो चेंज करने के बाद जो निर्णय दिया जाएगा उसको ही क्या किया जाएगा, सही माना जाएगा। तो ये होता है आपका उच्चतम न्यायालय का समीक्षात्मक क्षेत्राधिकार कि वो अपने जो निर्णय है उनको बदल सकता है। नेक्स्ट आते हैं आपके विशेष क्षेत्र। तो विशेष क्षेत्र के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है जो जनहित से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंतर्गत जनहित याचिकाएं जो हैं वो दायर की जाती हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो उस चीज़ से प्रभावित हो मामले से या ना हो। ऐसा मानिए कि कोई कारखाना है जहाँ पर छोटे बच्चों के द्वारा उनसे बाल श्रम करवाया जा रहा है वहाँ पे, और कोई व्यक्ति देखता है कि ये कार्य गलत हो रहा है यहाँ पे, तो वो व्यक्ति जो है उस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ये राइट रखता है, ये अधिकार रखता है कि उस मामले को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि वहाँ पर उस स्थान पर उन बच्चों के द्वारा क्या करवाया जा रहा है, बाल श्रम करवाया जा रहा है, उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। तो ये एक ऐसा राइट है नागरिकों के पास जिसके अंतर्गत कि कोई व्यक्ति उस चीज़ से प्रभावित हो या ना हो, फिर भी वो उस मामले को लेके जो सार्वजनिक हित में हो, मतलब नागरिकों के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई भी गलत प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज़ को लेके, तो उस मामले को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे प्रदूषण से जुड़ा हुआ या फिर सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ, अगर सड़क पे कोई दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क खराब बनी हुई हैं, या फिर कहीं पे प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, या फिर जैसे आप देखते हैं कि कई बार लोग लाउड स्पीकर्स इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में चला लेते हैं, इतना टाइम तक चलाते हैं। जैसे कि अब तो सरकार ने रोक लगा दी कि रात के 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे, लेकिन पहले लोगों के द्वारा ये किया जाता था। और इस मामले में जब जनहित याचिका दायर की गई लोगों के द्वारा, तो कोर्ट ने सुनवाई दी कि रात के 10 बजे के बाद ये नहीं बजेंगे। तो ये कुछ विशेष क्षेत्राधिकार हैं जिसमें जनहित याचिका लोगों के द्वारा दायर करवाई जाती है अगर वो किसी मामले को लेकर परेशान है जिसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति पे नहीं, लोगों के एक समूह पर पड़ रहा हो। ठीक है, तो वो आते जनहित याचिका के अंतर्गत, और ये विशेष क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे वो सुप्रीम कोर्ट क्या दे सकता है, सुनवाई या वर्डिक्ट्स दे सकता है अपने। और रिट क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत हमने बताया थे कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिटें जारी की जाती हैं, जैसे परमादेश, उत्प्रेक्षण रिट, वो सब किस में आते हैं, रिट क्षेत्राधिकार में आते हैं उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक था उसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम हाई कोर्ट्स को और जो उसकी जनहित याचिका या PIL दायर करने की जो नागरिकों का अधिकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोअर कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे।
ठीक है, तब जाके हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। आई होप कि जितना हमने आपको आज समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो किस चीज़ को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।